नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। अपने इस खास कार्यक्रम में हम हर उस खबर की बात करते हैं जो आपको जाननी जरूरी है। सभी अहम मसलों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं और खबरों के पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर है, जहां उन्होंने आज और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सिले के मार्जरियग्स युद्ध स्मेट्री में विश्व युद्धों के दौरान जान गंवाने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद भारतीय समुदाय का अभिवादन किया। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 8वीं बार मुलाकात होने वाले हैं। देखिए हमारी है खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने मार्सिले में भारतीय दूतावास का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने संयुक्त रूप से मार्सिले में भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्सिले में भारतीय प्रवासियों से मुलाकात की है। पीएम मोदी के मार्सिले पहुंचने पर वहां रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, जहां इस दौरान पीएम मोदी एक छोटी बच्ची को पुचकारते और प्यार करते भी नजर आए। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। हम लोग 4 साल से यहाँ रह रहे हैं। अभी मोदी जी से हम मिले, उन्होंने बहुत दिल से हमारे सर पे हाथ रखा। हम उनका वेट कर रहे थे, उन्होंने प्यार से बोला आप अभी तक 12 बजे तक हमारा वेट कर रहे हो। और मैं गांधीनगर से हूँ, तो मुझे सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिए। वो बहुत ही खुश हो गए और हम भी बहुत खुश है उनके मिलके। पीएम के फ्रांस दौरे से भारत को कितना फायदा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय यात्रा पर सोमवार को फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की और उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। वहीं दोनों नेताओं के बीच फ्रांस ने नए युद्धक विमानों की खरीद और फ्रांस के सहयोग से भारत में छोटे परमाणु ऊर्जा रिएक्टर लगाने को लेकर वार्ता काफी अहम मानी जा रही है। वहीं यह एआई एक्शन समिट का 3रा संस्करण है और इसमें 100 से अधिक देशों के नेता, सीईओ और तकनीकी विशेषज्ञों ने भाग लिया। वहीं प्रमुख प्रतिभागियों में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, चीनी उप प्रधानमंत्री झांग वोकिंग, ओपेनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई शामिल हैं। बता दें कि भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों के सौदे पर अंतिम मोहर लग सकती है। यह सौदा 7 अरब यूरो का बताया जा रहा है, जिससे भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ईज ऑफ लिविंग की दिशा में नया सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स कोड हम ले आ रहे हैं। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की घोषणा की है और नए सेक्टर्स जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। इन सब इनिशिएटिव्स को आप जरूर ध्यान से स्टडी करें। मैं आप सबको कहता हूं कि भारत में आने का यही समय है, सही समय है। भारत की प्रगति में सभी की प्रगति जुड़ी है। इसका एक उदाहरण एविएशन क्षेत्र में देखा गया, जब भारतीय कंपनियों ने हवाई जहाजों के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए और अब जब हम 120 नए एयरपोर्ट्स खोलने जा रहे हैं, तो भविष्य की संभावनाओं का आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। साथियों, भारत के 1.4 बिलियन लोगों ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प है। कुछ दिन पहले हमारे बजट में न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स अंकित किए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए नए कदम उठाए हैं। पिछले कुछ वर्षों में हमने 40,000 से अधिक कंप्लायंसेस को रेशनलाइज किया है। भारत में पहले से मौजूद है एरोस्पेस, पोर्ट्स, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, केमिकल्स और कंज्यूमर गुड्स जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आप सब है और काफी एक्टिव है।
कई सीईओ से मुझे भारत में भी मिलने का अवसर मिला है। भारत में बीते एक दशक में जो बदलाव आए हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं। हमने एक स्टेबल पॉलिटी और प्रिडिक्टेबल पॉलिसी ये इकोसिस्टम स्थापित किया है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के पथ पर चलते हुए आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, विश्व की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, जल्द ही दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। भारत की स्किल्ड युवा टैलेंट फैक्ट्री और इनोवेशन स्पिरिट वैश्विक पटल पर हमारी पहचान है। आज भारत तेजी से पसंदीदा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। हमने भारत में एआई, सेमीकंडक्टर और क्वांटम मिशन लॉन्च किए हैं। डिफेंस में हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड को प्रोत्साहित कर रहे हैं। आप में से कई लोग इससे जुड़े भी हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में हम नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। इस सेक्टर को एफडीआई के लिए खोल दिया गया है। हम भारत को तेजी से एक ग्लोबल बायोटेक पावर हाउस बना रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है और इस पर हम सालाना $114 बिलियन से अधिक का पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। हमने मैसिव स्केल पर रेलवे ट्रैक बिछाए हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रेलवे को मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। 2030 तक 500 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य की ओर हम तेजी से अग्रसर हैं। इसके लिए हम पीएम मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा जोरों पर। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। वहीं ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका पहुंचने वाले मोदी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। सबसे पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका पहुंचे। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा बार अमेरिका आ जाने वाले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। वहीं पिछले 11 साल में ये पीएम मोदी का 10वां अमेरिका दौरा होगा। उनके पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सबसे ज्यादा 8 बार अमेरिका की यात्रा की थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ पीएम मोदी की 8वीं मुलाकात होगी। इसके अर्जेंटीना और जापान में हुए G20 शिखर सम्मेलन और फ्रांस में हुए G7 देशों के सम्मेलन सहित दोनों नेता 7 बार मिल चुके हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले भारत कोई टिप्पणी कर तनाव नहीं पैदा करना चाहता था। ट्रंप से मुलाकात में पीएम मोदी इन अप्रवासियों का मुद्दा उठा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका के साथ ट्रेड और भारत में निवेश को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है। It's a fantastic opportunity between the two leaders and two countries. You have to understand Trump is trying to drive change both domestically and internationally, and India is looking at more investments and technology from the US. So I think it's important both leaders understand what are their priorities. They do have a very strong relationship and warmth towards each other. So I think it's an important occasion to set the agenda for the next 4 years. I think two things. There'll be sort of two kinds of defense agreements, partly reflective of the different priorities of the US and India. There are certain items which India already has, which in its inventory from the US, which it wants to acquire more of. We're talking about aircraft, for example, and things like that, where it makes sense to buy off the shelf from the United States. And for the US, this is important because, again, it will help create jobs, help to narrow the trade deficit, which is a big priority for President Trump. There are another set of issues which are sort of bigger, new platforms, where India will with good reason, want to see that it's accompanied by some co-production or or technological benefit for India as well. So some combination of buying off the shelf and some
joint production efforts, which will help over time help India develop its defense industrial base. So I think some combination of the above will be necessary and could potentially advance both the objectives of the US and President Trump and Prime Minister Modi and his Make in India efforts as well. अमेरिका के लिए कितना अहम भारत ने बीते कुछ समय में अपनी कूटनीतिक छवि को बदला है। यही वजह है कि सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दुनिया के हर देश के लिए भारत का महत्व बढ़ गया है। भारत अपने हथियारों का 11% आयात अमेरिका से करता है। अमेरिका ने अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर भारत को दिए। अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने 2 बार संबोधित किया है। जून 2023 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें स्टेट विजिट पर बुलाया था। इसके पहले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भी अमेरिका ने स्टेट विजिट पर बुलाया था। मैडिसन स्क्वायर पर आयोजित कार्यक्रम हाउडी मोदी से अमेरिका में पीएम मोदी की लोकप्रियता का भी पता चलता है। भारत अमेरिका के साथ क्वाड का भी मेंबर है। सितंबर 2014 में पीएम मोदी बराक ओबामा के कार्यकाल में उद्योगपतियों को भारत में निवेश का निमंत्रण देने के लिए भी गए थे। पीएम की अमेरिका यात्रा से भारत को क्या है उम्मीदें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वॉशिंगटन दौरे के दौरान भू राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने, व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने, तकनीकी हस्तांतरण और अवैध प्रवास के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस यात्रा का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि भू राजनीतिक संबंध मजबूत बने रहे। व्यापारिक संबंधों के लिए दोनों देशों का तालमेल महत्वपूर्ण होगा। आर्थिक एजेंडा और तकनीकी हस्तांतरण पर फोकस रखना भी जरूरी होगा और निश्चित रूप से अवैध प्रवास के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। अघी ने अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ हुए व्यवहार पर चिंता जताते हुए कहा कि हथकड़ी और बेड़ी नहीं पहनानी चाहिए थी। उन्होंने सफाई भी दी कि अमेरिकी अधिकारी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं और किसी के साथ भी अलग व्यवहार नहीं किया जा रहा। कानून सबके लिए एक है। उन्होंने कहा कि इसका उदाहरण स्ट्रॉस काहन है, जो IMF के प्रमुख थे। उन्हें न्यूयॉर्क में गिरफ्तार किया था और वे फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़े थे। उन्हें गिरफ्तार कर हथकड़ी पहनाई गई क्योंकि यह कानून में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 और 13 फरवरी को अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरान यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात व अमेरिका के अन्य अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला अमेरिका दौरा होगा। वहीं यह पीएम का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई मुद्दों पर ट्रंप और मोदी के बीच चर्चा हो सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस की कंपनियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे भारत के विकास गाथा का हिस्सा बनकर असीमित अवसरों पर विचार करें। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यूपी के अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का आज 87 साल की उम्र में निधन हो गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने लखनऊ के PGI में अंतिम सांस ली। आपको बता दें कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। वहीं आचार्य सत्येंद्र दास के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर राम जन्मभूमि के ट्रस्टी चंपत राय ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। रिपोर्ट देखिए। शाही स्नान के समय मिली बुरी खबर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का चौथा अमृत स्नान था, जिसके चलते पूरी दुनिया से लोग संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे थे। वहीं अचानक प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक बुरी खबर सामने आई, जिसने पूरे देश के अंदर मायूसी का माहौल पैदा कर दिया। दरअसल बीते कुछ दिनों से अयोध्या जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ब्रेन हैमरेज के चलते लखनऊ PGI में भर्ती थे और पिछले 2 दिन से आचार्य सत्येंद्र दास की हालत नाजुक बताई जा रही थी, जिसके चलते आज सुबह उनका निधन हो गया। 87 साल के आचार्य सत्येंद्र दास साल 2024 में भी गंभीर बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती हुए थे और तब वह स्वस्थ होकर वापस लौट भी गए थे, लेकिन अब की बार दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने अस्पताल में ही प्राण त्याग दिए। 13 साल की उम्र में छोड़ दिया था गृहस्थ जीवन। अयोध्या राम जन्मभूमि के मुख्य महंत की भूमिका निभाने वाले आचार्य सत्येंद्र दास की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि थी, जिसके चलते उनकी कम उम्र में ही दुनियादारी से विरक्ति हो गई थी। बता दें कि आचार्य सत्येंद्र दास ने जब किशोर अवस्था में कदम रखा ही था, तभी उन्होंने अपना घर बार छोड़कर आध्यात्म का चोला पहनने का फैसला लिया। बताते हैं कि अयोध्या के मुख्य पुजारी की उस वक्त केवल 13 वर्ष की उम्र थी। आपको बता दें कि गुरु अभिराम दास के विचारों से प्रभावित होकर आचार्य सत्येंद्र ने अल्प आयु में गृहस्थ को त्याग कर आध्यात्म से नाता जोड़ने का फैसला ले लिया।
जिसके बाद उनका जीवन गुरु अभिराम दास के मार्गदर्शन में चलता रहा। टीचर से लेकर पुजारी तक का सफर। आचार्य सत्येंद्र दास ने गृहस्थ छोड़ने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। आश्रम में रहकर ही शिक्षा के साथ दीक्षा भी ग्रहण करने लगे। गुरु अभिराम दास के पास रहते हुए उन्होंने 12वीं पास की और उसके बाद संस्कृत में आचार्य की शिक्षा भी उन्हीं के सानिध्य में पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आचार्य पूजा पाठ के काम काज के साथ नौकरी की तलाश भी करने लगे, जिसमें उन्हें साल 1976 में सफलता हाथ लगी। महंत सत्येंद्र दास ने पहली नौकरी संस्कृत व्याकरण के सहायक शिक्षक के रूप में अयोध्या से शुरू की, जब उन्हें 75 रुपए का मासिक मेहनताना मिलता था। वहीं कुछ साल बाद आचार्य को अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में पुजारी की नौकरी मिल गई, जिसके बाद वह रामलला की सेवा में लग गए। कैसे बने रामलला के मुख्य सेवक? 15 साल के लगभग शिक्षक के रूप में सेवाएं देने के बाद आचार्य सत्येंद्र ने मंदिर में पुजारी के रूप में काम करने की ओर रुख किया। दरअसल 90 के शुरुआती दशक में अयोध्या राम जन्मभूमि को लेकर आंदोलन शुरू हुआ। तब महंत सत्येंद्र दास भी मुख्य भूमिका में नजर आए और बजरंग दल के साथ आंदोलन करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। इतना ही नहीं, जब धर्म नगरी अयोध्या में आंदोलन चरम पर था, तब वह खुद रामलला की मूर्ति के मुख्य रक्षक की भूमिका में डटे रहे, जिसके बाद उनकी धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए प्रबंधन ने उन्हें राम मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त कर दिया और साथ ही उन्हें एक अतिरिक्त सहायक पुजारी की नियुक्ति करने का अधिकार दे दिया। बता दें कि राम मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में उन्हें शुरुआत में 100 रुपए वेतन मिलता था, जिसे राम मंदिर बनने के बाद बढ़ाकर 38,000 रुपए कर दिया गया। मंदिर बनने के बाद छोड़ना चाहते थे जिम्मेदारी। अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद महंत सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी का पद छोड़ने की चाह रखते थे। हालांकि प्रबंधक कमेटी के अनुरोध पर उन्होंने अपना विचार त्याग दिया और लगातार मुख्य पुजारी की भूमिका में बने रहे। आपको बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने उन्हें राम मंदिर बनने के बाद किसी भी समय और बिना किसी परेशानी के सीधा रामलला के गर्भगृह में जाकर पूजा करने के अधिकार दिए हुए थे। पूरा देश शोक के सागर में डूबा। महंत सत्येंद्र दास के निधन की सूचना जैसे ही सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चली, तभी से देश भर से उनके निधन को लेकर शोक प्रकट किया जाने लगा। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर भावुक पोस्ट करते हुए महंत सत्येंद्र दास को श्रद्धांजलि दी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी पोस्ट में लिखा, आचार्य सत्येंद्र दास के दुनिया से चले जाना आध्यात्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा को उचित स्थान मिलने की कामना करता हूं। वहीं विदेश दौरे पर चल रहे प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर सत्येंद्र दास के साथ एक पुराने फोटो को शेयर करते हुए पोस्ट किया है कि धार्मिक अनुष्ठानों, शास्त्रों के ज्ञाता रहे महंत जी का पूरा जीवन प्रभु राम के चरणों में बीता। ईश्वर से प्रार्थना है कि शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों, अनुयायियों को संबल प्रदान करें। वहीं रामलला ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी उनके निधन पर शोक जताया। साथ ही सूबे के सांसद अवधेश प्रताप ने मीडिया से बातचीत के दौरान महंत सत्येंद्र दास के निधन पर दुख जताया। सपा सांसद ने कहा, उनके विचार बहुत अच्छे थे। महंत का दुनिया से चले जाना दुखद घटना है। मैं भगवान से उन्हें उचित स्थान देने की प्रार्थना करता हूँ। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातः ₹100 लिया करते थे। ये दुखद घटना है। श्रद्धेय सत्येंद्र जी बहुत अच्छे पुजारी थे, बहुत अच्छे।
और बहुत अच्छे विचार थे। काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे और आज मुझे पता लग रहा है उनका स्वर्गवास हो गया। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को अपने चरणों में रखें और किसी साधु संत महात्मा का तो परिवार पूरा देश होता है, तो उनके मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और मेरा मन है अयोध्या जाने का, तुरंत उनका दर्शन करने का। और ये बहुत ही दुखद घटना है। कौन संभालेगा अयोध्या की गद्दी? वहीं आचार्य के निधन से अयोध्या के राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी का स्थान रिक्त हो गया है, जिसके बाद सभी में कौतूहल मचा हुआ है कि राम जन्मभूमि मंदिर का अगला मुख्य पुजारी कौन होगा। वैसे आपको बता दें कि पिछले काफी समय से 22 वर्षीय मोहित पांडे मंदिर की पूजा अर्चना कार्यभार संभाले हुए, जिसके चलते उन्हें राम जन्मभूमि मंदिर के अगले वारिस के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि प्रबंधन के द्वारा इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि गाजियाबाद के मनोज पांडे राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी की भूमिका में नजर आ सकते हैं। सरयू नदी के किनारे होंगे पंच तत्व में विलीन। आचार्य सत्येंद्र दास का सुबह ब्रेन स्ट्रोक के चलते निधन हो गया। महंत लखनऊ के CPIG अस्पताल में बीते कई दिनों से भर्ती थी। उनके निधन की पुष्टि मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने की। वहीं आचार्य के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को धर्म नगरी अयोध्या में ले जाया गया, जहां पर उनके शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वहीं आचार्य के करीबियों की तरफ से बताया गया है कि कल यानी गुरुवार को सरयू नदी के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यूपी के प्रयागराज महाकुंभ में माघ पूर्णिमा के अवसर पर आज चौथा अमृत स्नान किया गया। वहीं AI ड्रोन के मुताबिक प्रयागराज महाकुंभ में आज 1.5 करोड़ से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। साथ ही शाही स्नान के चलते कुंभ मेले में पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कुंभ में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। साथ ही कुंभ स्नान के चलते देश भर में ट्रेनों के अंदर भारी भीड़ भी देखने को मिली। माघ पूर्णिमा पर महास्नान। यूपी के प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के चलते अमृत स्नान किया, चौथी डुबकी लगी। पिछले शाही स्नानों के जैसे आज के स्नान में भी श्रद्धालुओं की भारी तादाद देखने को मिली। वहीं अमृत स्नान के शुभ समय की बात की जाए तो कल रात से लेकर आज सुबह 5:22 तक स्नान करने का सबसे अच्छा संयोग था। वहीं माघ पूर्णिमा के स्नान के महत्व की बात की जाए तो विद्वानों का मत है, जो कोई भी इस पावन दिन कुंभ स्नान करता है तो उसे सीधी मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं आज के दिन कुंभ स्नान करने के बाद दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है, जिसके चलते कुंभ स्नान के बाद श्रद्धालु दान करते हुए भी नजर आए। महाकुंभ को लेकर योगी का महाप्लान। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे के बाद किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं, जिसके चलते ही CM खुद कुंभ की व्यवस्था का लगातार जायजा लेते रहे। वहीं चौथे कुंभ स्नान के दौरान भी योगी ने एक्शन मोड दिखाते हुए राज्य के 52 IAS, IPS और PCS अधिकारियों की कुंभ में ड्यूटी लगाई। वहीं साथ ही STF चीफ अमिताभ यश की भी कुंभ में तैनाती की गई, ताकि शाही स्नान के दौरान किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो। हमारी व्यवस्थाएं काफी अच्छी हैं। आप देख सकते हैं, आप अभी जहाँ खड़े हैं संगम द्वार वाला एरिया है, इसी पे संगम नोज, यमुना पट्टी, गंगा पट्टी वाले घाट हैं और व्यवस्था काफी अच्छी है। क्राउड मैनेजमेंट हम लोग का बढ़िया है। कहीं कोई ऐसा कोई क्राउड का दबाव की स्थिति नहीं बनी है कि जो नियंत्रित नहीं हो पाई हो। सब अच्छे से सारी चीजें नियंत्रित हो रही हैं और हमारे पार्किंग्स, हमारे ट्रैफिक डाइवर्जन्स सभी एक्टिवेटेड हैं। कुंभ के बहाने विपक्षियों पर गरजे। यूपी CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के बागपत में
कुंभ मेले का जिक्र करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। प्रदेश सीएम ने जनसभा के दौरान कहा, जो लोग कुंभ की व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं और साथ ही लोगों से प्रयागराज में न जाने की अपील कर रहे हैं, वो लोग खुद संगम में जाकर गोते लगा रहे हैं। वहीं बागपत की जनता को संबोधित करते हुए प्रदेश सीएम ने कहा, कोरोना काल के दौरान एक तरफ यह लोग जनता से वैक्सीन न लगाने की अपील कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ खुद चोरी छिपकर वैक्सीनेशन करवा रहे थे। उन्होंने भाषण के दौरान कहा, प्रदेश में 25 करोड़ के करीब आबादी है और प्रयागराज कुंभ 50 करोड़ लोगों की डुबकी लगवाकर जल्द ही इतिहास रचने जा रहा है। यानी 50 करोड़ आबादी दुनिया के अंदर कहाँ होगी। उत्तर प्रदेश वासियों, आप दुनिया को बता सकते हैं कि आइए, आपको आस्था का स्नान करना हो, हमारे प्रयागराज में आइए। 50 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान किए। लेकिन कुछ लोगों की आदत है, चोरी छिपे उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई, लेकिन दुनिया को कहते रहे मत लगाओ। ऐसे ही चोरी छिपे, वो तो आज के दिन पे बहुत कोई छुप नहीं सकता। चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। महास्नान के लिए मचा महासंग्राम। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग देश भर से पहुंच रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं साथ ही कुछ जगह लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं कि वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों से ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए बेकाबू होकर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं। वहीं कुछ वीडियोस में श्रद्धालु एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करते देखे जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि कुंभ के लिए यातायात के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं रेलवे के द्वारा भी कहा जा रहा है कि कुंभ मेले के लिए प्रयागराज रूट पर काफी संख्या में गाड़ियां चलाई जा रही हैं। हमारी योजना पहले से ही बनाई हुई है इस विशेष दिन के लिए, और हम लोगों ने 350 से भी अधिक गाड़ियों के परिचालन की व्यवस्था की है। और इसी क्रम में अभी संध्या 4 बजे तक हम लोग 200 से अधिक गाड़ियों का परिचालन कर चुके हैं और रेल सेवाओं का लाभ उठा करके करीब 11 लाख लोग अपने अपने शहरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। हमने काफी व्यापक अरेंजमेंट प्रयागराज क्षेत्र के सभी स्टेशनों पर किया है, चाहे वह झूसी हो, नैनी हो, चिवकी हो, प्रयागराज जंक्शन हो, प्रयाग हो, सुबेदारगंज हो, सभी स्टेशनों पर हमारी व्यवस्था है। और इस बार हम लोगों ने करीब 1.5 लाख से अधिक लोगों के लिए होल्डिंग एरिया तैयार किया है। ये जो होल्डिंग एरिया है वो कलर कोडेड होल्डिंग एरिया है, तो जब कभी भी ज्यादा संख्या में यात्री आ जाते हैं तो उनको हम होल्डिंग एरिया में ले जाते हैं और वहां पर वो वेट करते हैं। और उसके बाद जब उनके शहर की ओर जाने वाली या उनके क्षेत्र की ओर जाने वाली ट्रेन रेलवे स्टेशन पर प्लेस होती है, तब फिर हम उनको प्लेटफॉर्म पर ले जाकर के उनके गंतव्य तक उनको भेजते हैं। यह व्यवस्था काफी सुचारू रूप से चल रही है और रेलवे ने पूरी व्यवस्था की मॉनिटरिंग के लिए 4 लेवल पर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की है। 4 या कहीं के 5 लेवल पर हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं ऐसे में प्रशासन के इंतजाम के बाद भी श्रद्धालुओं को परेशानी होना एक चिंता का विषय है, जिसके लिए प्रबंधन को जल्द से जल्द कोई उचित कदम उठाना चाहिए। वहीं कुंभ मेले के विषय में बात की जाए तो 13 जनवरी से शुरू हुए इस महापर्व के आज 31 दिन पूरे हो गए। आपको बता दें कि कुंभ का आखिरी स्नान 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज। न्यूज नाउ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।